दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हॉल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स 7 जून के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ 200 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ टू ओपन विच ऑफ द फॉलोइंग अक्रॉस द कंट्री। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को पूरे देश में इनमें से क्या खोलने की अनुमति दी है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, स्टार्टअप हब्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जन सुविधा केंद्र। तो दोस्तों, इसका आंसर है ए, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती क्या हैं। दोस्तों, ये एक विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ का क्या मतलब है दोस्तों? कोऑपरेटिव का मतलब है कि जहाँ गांव के या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिल के कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और उस कोऑपरेटिव में कुछ न कुछ पैसे का दान करते हैं, पैसे का कंट्रीब्यूशन करते हैं और उस पैसे से उन कोऑपरेटिव मेंबर्स की सहायता की जाती है, उनको सॉफ्ट लोन दिए जाते हैं कम इंटरेस्ट पे, ताकि वो टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, टाइम ऑफ अपने किसी ज़रूरत के समय वो पैसा लेके कोई अपना काम कर सके और उसे उस कम इंटरेस्ट रेट पे वापस भुगतान उसका कर दे, वापस उसको चुका दे। दोस्तों, इसको कौन हेड करता है? दोस्तों, चूँकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है तो इसको कोई ना कोई वॉच करेगा, कोई ना कोई इसको हेड करेगा, नहीं तो उसमें फ्रॉड होने का भी डर रहता है। तो इसको कौन हेड करता है, इसको कौन देखता है, इसको ओवरसी कौन करता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट लेवल पे वो इसकी फंक्शनिंग को देखते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की फंक्शनिंग को वो देखते हैं। और इनका काम क्या होता है? जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, इनका काम क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन देते हैं फार्मर्स को। शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब 0 से 3 साल तक, मीडियम टर्म लोन मतलब 3 से 5 साल तक, मतलब 3 से 5 साल, 5 साल तक का लोन एग्रीकल्चर फार्मर्स को देते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं देते। जो फार्मर्स बैंक से लोन लेने में असमर्थ हैं, उनको ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इससे क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस दोस्तों ये है कि जो हमारा गरीब फार्मर है, जो बैंक में नहीं जा पा रहा है, बैंक से पैसे नहीं ले पा रहा है, बैंक से उसको क्रेडिट नहीं मिल रही है, उसके पास उतना कोलेट्रल नहीं है कि बैंक उसको पैसा दे, उसको आराम से क्रेडिट मिल जाता है, उसको आराम से पैसा मिल जाता है अपनी किसानी करने के लिए, फसल उगाने के लिए। फसल का हार्वेस्ट करने के बाद जब उसके पास पैसे आते हैं तो वो पैसे वापस कर देता है और उसका इंटरेस्ट भी कम होता है, उसको लीवे भी मिल जाता है कि अगर वो टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहा है तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ उसका पैसा देने का टाइम एक्सटेंड भी कर देती हैं। तो उसको एक्सेस मिलता है क्रेडिट पे और ये उसकी बहुत सहायता करता है। दोस्तों, दूसरा इसका सिग्निफिकेंस है फिनेंशियल इंक्लूजन। देखिए दोस्तों, फिनेंशियल इंक्लूजन ये टर्म आप बहुत जगह सुनते होंगे, बार बार सुनते होंगे। हमारे जो प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं नीति आयोग के, और पहले जो प्लानिंग कमीशन के डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे जो 5 ईयर प्लान थे, उसमें ये फिनेंशियल इंक्लूजन टर्म बड़ा यूज़ होता था। दोस्तों, ये है क्या? दोस्तों, बस ये कुछ नहीं, बस सिंपल इसका मतलब ये है कि जो आखिरी आदमी है सोसाइटी का, जो सबसे गरीब से गरीब आखिरी आदमी है सोसाइटी का, उस तक जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल हमारा सेटअप है, उसका लाभ आखिरी आदमी तक पहुंच सके, इसी को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। जैसे गांव का कोई गरीब आदमी है जिसके पास खेत नहीं है, बहुत कम खेत है, जो उस पर खेती बाड़ी करता है, उस तक भी गवर्नमेंट की क्रेडिट स्कीम्स पहुंच सकें और उसका लाभ अगर वो भी उठा सके, तो इसी को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। दोस्तों, इसमें न सिर्फ क्रेडिट, जैसे अभी जनधन योजना चली थी, ये भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक योजना थी, क्योंकि इसमें ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले जा रहे थे और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जो मिनिमम बैलेंस पे अकाउंट खोलने में असमर्थ थे, उनका भी अकाउंट खुला, उनके अकाउंट को आधार कार्ड से मैप किया गया, पैन कार्ड से उनके मैप किया गया और इससे हमारे गवर्नमेंट को डेटा मिला कि भाई कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे
क्रेडिट सिस्टम में, हमारे बैंकिंग सिस्टम में, जो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है उसमें अभी तक नहीं आए थे और अब आए हैं। तो इस जनधन योजना ने इस काम को किया कि वो जो हमारे सोसाइटी का लास्ट आदमी है, जो सबसे गरीब आदमी है, उसको भी बैंकिंग सिस्टम से उसने जोड़ा। तो फिनेंशियल इंक्लूजन के नज़र से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम था। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ भी कुछ ऐसे ही काम करती हैं, जो उस पर्टिकुलर विलेज का, उस पर्टिकुलर ग्राम का गरीब लोग हैं, कि वहाँ के जो गरीब किसान हैं, उनको वो इस सोसाइटी से जोड़ती है और उनको सॉफ्ट लोन, एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब इसका तीसरा देखिए क्या है दोस्तों सिग्निफिकेंस, कन्वीनियंट सर्विसेज। दोस्तों ये जो सर्विसेज हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की, चूँकि वो गांव में ही होते हैं, वो गांव में ही उनका मुख्यतः उनका डेरा होता है। तो वो क्या करते हैं, जो वहाँ के गरीब किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनका रीच बहुत आसानी से है इन क्रेडिट सोसाइटीज़ तक, और वो इसकी सर्विसेज का लाभ बहुत आराम से ले सकते हैं इन कंपैरिजन टू बैंक्स। बैंक्स जाने में उनको दिक्कतें हैं, 10 तरह के कागज़ उनको देने हैं, उनको बहुत सारी अंडरटेकिंग्स देनी है। तो इसको हैसल फ्री बनाने के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ इनको लोन प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लेके, क्योंकि वो जानते रहते हैं कि हाँ ये फला आदमी फला गांव में यहाँ रहता है और इसकी फिनेंशियल कंडीशन, फिनेंशियल स्टेटस क्या है। और दोस्तों लास्ट सिग्निफिकेंस है इसका इन्हांसिंग क्रेडिट डिसिप्लिन। तो दोस्तों जब कोई किसान लोन लेता है किसी बैंक से, तो ऐसा बहुत ऐसा चांस है कि उसका ये लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए। अगर हार्वेस्ट नहीं हुई, किसी वजह से उसकी फसल के ख़राब हो गई और मौसम सही नहीं था, ओले पड़ गए, बारिश समय से नहीं हुई, तो उसका फसल ख़राब होने का पूरा चांस है। तो जब उसका फसल ख़राब हो जाएगा तो वो लोन नहीं वापस कर पाएगा। और जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है वो एक फ़िक्स नियम पे चलती है भाई, उसका टाइम होता है कि इस टाइम को आपको लोन देना है, और उस टाइम को सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट ही आगे बढ़ा सकती है, उनका लोन माफ़ कर सकती है। तो दोस्तों उससे क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट टाइम लगाती है सब करने में, इलेक्शन टाइम में ऐसा करती है, तो उससे बहुत डिफ़ॉल्ट्स होते हैं। लेकिन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो कि लोकल लेवल पे, ग्राम लेवल पे ही ये सोसाइटीज़ काम करती हैं। तो ये देख लेती हैं कि हाँ ये फला आदमी इस समय पे करने की कंडीशंस में नहीं है, तो उसका जो लोन है वो रीस्ट्रक्चर कर देती हैं, आगे बढ़ा देती हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट हार्वेस्ट सीजन में उससे वो लोन की वसूली करें और कम इंटरेस्ट रेट पे। तो ये दोस्तों फ़ायदे हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की। दोस्तों थोड़ा सा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये जन औषधि जो केंद्र हैं, इनको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी, उनके अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जेनेरिक मेडिसिन देते हैं, क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन देते हैं, और ये इनका काम है ये सुनिश्चित करना कि क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन सबको मिले। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है। मेडिसिन तो हमने सुना है, हम तो दुकान से आके मेडिसिन दवाइयाँ खरीदते हैं, ये जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है। दोस्तों तो जेनेरिक मेडिसिन भी आपका जो ब्रांड नेम वाला मेडिसिन होता है, जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं, जैसे सिप्ला का हो गया और भी कंपनीज़ हैं, तो उन मेडिसिन के बराबर होता है, उनको उसका काम सेम टू सेम उन्हीं मेडिसिन के तरह होता है। हो सकता है वो दिखने में थोड़ा उस मेडिसिन से अलग लगे, लेकिन उसका जो कंपोजिशन होता है, उसका जो काम होता है, वो उस मेडिसिन के ही से मिलता जुलता है, सेम टू सेम है। तो और उनका जो प्राइस है दोस्तों, मेन बात है प्राइस, वो आपके ब्रांडेड मेडिसिन से काफ़ी कम होती हैं। तो जेनेरिक मेडिसिन की जो प्राइस हैं वो ब्रांडेड मेडिसिन से काफ़ी कम होती हैं, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर आपको 2-3 दवाइयाँ लिख दिया, दवाई 1, दवाई 2, दवाई 3, ये सारी ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं।
और ये डॉक्टर आपको ब्रांडेड दवाइयाँ क्यों लिखता है? क्योंकि भाई एमआर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनको उनका कमीशन देते हैं। कई कई तो ऐसी जगह है, कई कई ऐसी क्लिनिक पे आप जाते होंगे कि वहाँ वहीं उसी क्लिनिक पे आपको दवाई मिलती होगी, और वो दवाई जो उस क्लिनिक पे आपको मिलती होगी वो पूरे शहर में और कहीं नहीं मिलती होगी। आप कहीं चले जाएँ, वो दवा लेके किसी भी मेडिकल स्टोर पे वो मिलेगी नहीं। वो मेडिकल स्टोर वाला बता देगा कि भाई तुम इस फला क्लिनिक से आओ, वहीं पे मिलेगी। तो दोस्तों ये एक दवा की मोनोपोली होती है, और ये क्या कहते हैं, पैसा कमाने के लिए जो मेडिकल स्टोर और जो दवा कंपनी और जो डॉक्टर्स होते हैं उनके बीच में साठगांठ होती है, जिससे वो काफ़ी उन दोनों को मुनाफा होता है। लेकिन इसमें लोप साइड पे कौन है, इसमें किसका नुकसान हो रहा है? वो है जो पेशेंट है। तो जो ये जेनरिक मेडिसिन हैं वो उसी दवा का काम करती हैं, और सेम एज ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, और उनका काम भी सेम होता है, और वो बहुत सस्ती होती हैं। तो दोस्तों अगर ये दवाइयाँ सस्ती हैं, काम भी वही करें, तो सोचिए ये जो गरीब लोग हैं उनका कितना हेल्प करेंगी। लेकिन इन बेचारों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ने यही काम किया कि जो क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन है उसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन एक तरह से ले आई कि भाई सब लोग इसके बारे में जानो और जेनरिक मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। तो देखिए इसका एम ये भी है, एजुकेटिंग द मासेस अबाउट जेनरिक मेडिसिन। तो दोस्तों अब काफ़ी जन औषधि केंद्र काफ़ी इस परियोजना के अंतर्गत खोले जा चुके हैं। तो इससे अब जो जनता है, जो गरीब जनता, उसको काफ़ी लाभ हो रही है, और जेनरिक मेडिसिन के सेल में भी काफ़ी उछाल आया है। तो ये था दोस्तों प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का काम और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के कुछ खासियत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आईडेक्स स्टार्टअप एंड इनोवेशन शोकेस इवेंट इज़ बीइंग हेल्ड? दोस्तों आईडेक्स स्टार्टअप और इनोवेशन शोकेस इनमें से किस जगह पे हो रहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, दिल्ली। दोस्तों अब आप सोचेंगे ये आईडेक्स स्टार्टअप और इनोवेशन क्या है? तो दोस्तों पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, इस इवेंट के बारे में। इस इवेंट में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह गए हैं, और जर्मन फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी वहाँ एज ए गेस्ट गए हैं। ये कहाँ पे हो रहा है? आईआईटी दिल्ली में। अब देखिए आईडेक्स है क्या, आईडेक्स काम क्या करता है? आईडेक्स एमएसएमईज जो हैं, हमारी स्मॉल स्केल मीडियम इंडस्ट्रीज़, उन स्टार्टअप्स जो हैं, इंडिविजुअल इनोवेटर्स जो हैं, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और एकेडमिया, इनको एक साथ लाता है। जो आईडेक्स है ये इन लोगों को एक साथ लाता है एक जगह, और क्या करता है फिर? इन सब लोगों को ग्रांट्स और फंड प्रोवाइड कराता है, ताकि वो इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें, और नई नई इनोवेटिव चीज़ों का इन्वेंशन कर सकें, नई नई इनोवेटिव चीज़ें बना सकें, जिससे हमारा डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री वर्ल्ड में कम्पिटिटिव बने और इंडिया इस पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। तो इनका मेन काम यही होता है, इसका आईडेक्स का मेन काम यही है। आईडेक्स के बारे में थोड़ी और फैक्ट्स जान लेते हैं हम। आईडेक्स दोस्तों 2018 में लॉन्च किया गया था, और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये एक प्राइवेट कंपनी की ही समकक्ष काम करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी के समकक्ष काम करती है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इसमें प्राइवेट कंपनी वाली एक्सपर्टीज़, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें रहती हैं, जिससे इनका जो एम होता है वो आउटकम बेस पे होता है। मतलब इनको जो ये काम कर रहे हैं उसका आउटकम देना है। मतलब अगर ये फंडिंग करा रहे हैं इन एमएसएमई से, तो इनको एक आउटकम देना है कि हाँ भाई ये एमएसएमई, ये इनोवेटर, ये स्टार्टअप जो है इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में कुछ बढ़िया करके दे। इस पैसे का वो कुछ बढ़िया इन्वेंशन करे, जिससे हमारा जो डिफेंस मटेरियल है, एरोस्पेस मटेरियल है, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें, उसको यहीं बना सकें, यहाँ के यूज़ में ले आए, एक्सपोर्ट करें, और वर्ल्ड मार्केट में हम और कम्पिटिटिव बने। तो उससे क्या होगा दोस्तों? उससे वही होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो क्या होगा?
हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, हम चाइना के समकक्ष और पावरफुल होंगे, तो उससे हमारे देश की मुद्रा और स्टेबल होगी, वोल्टिलिटी कम होगी। देखिए अभी हमारा रुपीस कितना भाग रहा है, 80 से 90 के बीच में भाग रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये एक्सपोर्ट जब ओरिएंटेड मार्केट हो जाएगा हमारा, और हम फॉरेन करेंसी डॉलर ज़्यादा आएंगे देश में, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। तो ये सारे जो इवेंट, ये सारे जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने की है, वो मेनली इसी की तरफ फोकस्ड है कि हम पहला तो हम आत्मनिर्भर बन जाएं, और दूसरा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2023 विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2023 इनमें से किस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा? 7 जून, 8 जून, 9 जून या 10 जून? दोस्तों आप सोच रहे होंगे 7 जून का करंट अफेयर है तो 7 ही जून को होगा। आप सही सोच रहे हैं, इसका आंसर है ए 7 जून। दोस्तों वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़े की फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। मैंने बता ही दिया, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि ये हमें बताता है कि भाई फूड स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करके रखना है। अब आप सोच रहे होंगे फूड स्टैंडर्ड क्या है? हम तो जाते हैं भाई, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, हम तो मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, वहाँ बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, तो हमारा तो फूड स्टैंडर्ड बढ़िया ही है। नहीं दोस्तों, ये इस फूड स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है कि हमारा न्यूट्रिटिव जो वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन है हमारे फूड से, वो हमें बढ़िया मिलना चाहिए। वो ये फूड स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। तो जो हमारा फूड है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वो सेफ हो और न्यूट्रिटिव हो। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का यही इम्पॉर्टेंट एम है, यही इम्पॉर्टेंट उसका मकसद है कि ये लोगों को अवेयर कराए कि भाई हमें हेल्दी फूड खाना है, और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू एक सेट स्टैंडर्ड के अनुसार होनी चाहिए, जिससे हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो। ये बातें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अंदर कही जा रही हैं, अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। दोस्तों इसका थीम क्या है? थीम देखिए दोस्तों, थीम याद रखना होगा आपको, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये तब तो मेंस की बातें हैं कि भाई हाँ फूड स्टैंडर्ड क्या है वगैरह वगैरह, बट प्रीलिम्स में आपको यही पूछ दिया जाएगा कि भैया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? जून 7। और इस बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या था? तो थीम था फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। अब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन शुरू किया था? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोनों साथ मिलके इसको शुरू किए थे। चलिए दोस्तों, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हम नाम ले लिए हैं तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दोस्तों ये यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इसको कब फाउंड किया गया था? ये कब बना था? 1948 में। और इसमें कितने मेंबर हैं दोस्तों? इसमें है 194 मेंबर, 194 मेंबर। और इसका काम क्या है? इसका काम दोस्तों ये है कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्थ के लिए, मतलब हेल्थ की लोगों के, दुनिया के लोगों के हेल्थ की सुरक्षा के लिए अलग अलग गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, अलग अलग गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ काम करता है। और वहाँ की मिनिस्ट्री जो स्कीम्स चल रही हैं हेल्थ के रिलेटेड, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में, उनका इम्प्लीमेंट करने में और एक स्टैंडर्ड सेट करने में हेल्प करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है। और इसके अलावा ये पूरे वर्ल्ड की जो एंडेमिक और पैंडेमिक की स्थिति है उस पर बहुत वॉच रखता है। हालांकि कोरोना में इसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के काम पे काफ़ी सवाल उठाए गए थे। कोरोना चाइना में इतना फैल रहा था, उसके बावजूद भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के अलग अलग देशों को वार्न नहीं किया, और वार्न न करने, कोरोना को थ्रेट नहीं डिक्लेयर किया, पैंडेमिक नहीं डिक्लेयर किया। और उसका ये ना कर पाने से कोरोना ने इतनी बड़ी महामारी इस दुनिया में ले आई जिससे करोड़ों लोगों की जान गई। तो इसलिए वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज पे, उसके चाइना के लिए बायसनेस पे क्वेश्चन आज भी उठाए जाते हैं। खैर जो भी है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे काम भी किए हैं। जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट में उसने बहुत हेल्प की, इंडिया की हेल्प की। जो भी वहाँ के वैक्सीन साइंटिस्ट थे उन्होंने इंडिया को टाइमली टेक्नोलॉजी दी, इसीलिए हम लगभग
120 करोड़ लोगों को टीकाकरण कर पाए हैं। तो अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं खराब काम ही किया। लेकिन हाँ, चाइना के लिए बायसनेस के लिए इसे आज भी लोग अक्यूज़ करते हैं। चलिए, ये तो हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब थोड़ा हम जान लेते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों, ये भी एक यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और ये कब फाउंड हुआ था? 1945 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले फॉर्म हुआ था ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? एफएओ का हेडक्वार्टर है रोम में। और इसमें कितने मेंबर्स हैं दोस्तों? इसमें है 197 मेंबर्स। और एक चीज़ और बता दूं, ये हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाता है। ये याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको नोट कर लीजिए आप कहीं कि ये हर वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड फूड डे मनाता है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है दोस्तों जेनेवा में। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने होंगे। बाकी ये सब यूएन के ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। बोरिस पिस्टोरियस, हु इज़ ऑन 4-day विजिट टू इंडिया, इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? दोस्तों, बोरिस पिस्टोरियस जो 4 दिन की इंडिया की विजिट पे हैं, वो इनमें से किस देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं? दोस्तों, पहला क्वेश्चन अगर थोड़ा ध्यान से देखा होगा आपने तो आप इसका आंसर बता देंगे। खैर, जिन्होंने नहीं देखा है ध्यान से, उनके लिए इसका आंसर है बी, जर्मनी। तो दोस्तों, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बोरिस पिस्टोरियस जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं और 4 दिन विजिट पे हैं, बता ही दिया मैंने। वो क्यों आए हैं? वो आए हैं इंडिया के साथ बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन मजबूत बनाने के लिए। देखिए, इंडिया से लोग बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन इस समय मजबूत बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो। क्यों दोस्तों? उसका सीधा सा रीज़न है कि इंडिया अपना 60% डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से इंपोर्ट करता है। और इन दो लोग कंट्रीज़ की रशिया से समय बन नहीं रही है यूक्रेन वॉर पे। और इंडिया की मजबूरी है भाई, 60% जब आप डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से ले रहे हैं तो आप रशिया को तो कंडेम कर नहीं पाएंगे, कर भी नहीं सकते। और इंडिया के इंटरेस्ट में भी ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि रशिया हमारा हमेशा से गुड फ्रेंड रहा है। वो डिस्ट्रेस के समय उसने इंडिया को बहुत साथ दिया है। ये इन कंट्री ने साथ नहीं दिया, इन कंट्रीज़ ने समय पड़ते ही पलटी मारी है और पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन रशिया ने इंडिया का साथ हमेशा दिया है। लेकिन दोस्तों, अभी का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। अब रशिया और चाइना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। इवन रशिया पाकिस्तान से भी अब कुछ रिलेशंस बना के रख रहा है। तो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में ये ज़रूरी हो जाता है कि जो डिफेंस कॉपरेशन है वो अलग अलग देशों में उसमें मल्टीलैटरिज्म ढूंढा जाए, ना कि एक ही कंट्री पे डिपेंड रहा जाए। तो इसीलिए ये कंट्रीज़ भी इंडिया आ रहे हैं। इनको पता है कि भाई इंडिया की ज़रूरत है, हम इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट देंगे, हम इंडिया को एरोप्लेन्स देंगे, हम इंडिया को लेकिन इंडिया क्या कर रहा है कि भाई हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको डिफेंस इक्विपमेंट एरोप्लेन ये सब नहीं चाहिए, तुम हमारे देश में आओ और डिफेंस इक्विपमेंट और एरोप्लेन हमारे इंजीनियर्स के साथ मिल के बनाओ, जिसको कहते हैं को प्रोडक्शन। आप आके डिफेंस और एरोस्पेस डिफेंस और जो इंजन्स हैं उनका प्रोडक्शन हमारे देश में ही करिए। हमारे ही लोगों को, हमारे इंजीनियर्स को बताइए उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ताकि हम क्या हो जाए, आत्मनिर्भर। तो ये सारा खेल क्यों है? आत्मनिर्भर होने के लिए। जर्मन के डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, अभी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए थे। ये लोग इसलिए आ रहे हैं ताकि इंडिया के साथ एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो सके और इंडिया भी अपना इंटरेस्ट इनसे पूरा करवा सके। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है भाई? हमें डिफेंस प्रोडक्शन जो है इंडिया में ही करना है। और हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, फ्रांस से और रशिया से, उस पर हमें अपनी डिपेंडेंसी कम से कम करनी है। तो ये मेन था। और इसके लिए देखिए, जर्मनी जो है, देखिए 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इंडिया में बन रहे हैं, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। तो यहाँ जर्मनी इन्वेस्टमेंट करेगा और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने में हमारी मदद करेगा। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किसे कहते हैं?
तो दोस्तों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वो एक एरिया होता है जहाँ डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया जाता है। डिफेंस इंडस्ट्रीज़ मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ बुलेट की कंपनी बन रही है। बुलेट मतलब जो गोली वाला बुलेट है उसकी कंपनी बन रही है, तो उसी के बगल में गन पाउडर प्रोसेसिंग की भी कंपनी होगी, उसी के बगल में पिस्टल की भी कंपनी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई मिसाइल बन रहा है, तो मिसाइल इक्विपमेंट्स, मिसाइल के जो वो हैं क्या कहते हैं सब्सिडियरी हैं, उसके भी जो कंपनीज़ हैं वो अगल बगल होंगी। तो ये एक पूरा डिफेंस इंडस्ट्रियल जो आपका डिफेंस इंडस्ट्रियल सेटअप बन जाएगा वहाँ, और उसी को हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हैं। तो दोस्तों ये इसके बारे में की फैक्ट है थोड़ा। अब जर्मनी आई है तो थोड़ा जर्मनी और इंडिया के रिलेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए जर्मनी जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दोस्तों, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और 2021-22 में हमारा जो बायलैटरल ट्रेड था वो $24.8 बिलियन का था। और जो जर्मनी है वो 9th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है दोस्तों इंडिया में, और इसका जो FDI था वो 13.8 बिलियन, जो FDI फ्लो था वो 13.8 बिलियन था डॉलर्स 2000 से लेके 2022 के बीच में। मतलब 2000 से लेके 2022 के बीच में जर्मनी से इंडिया में $13.8 बिलियन FDI इनफ्लो हुआ है। और इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स जर्मनी को एक्सपोर्ट करती है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गई, मशीनरी हो गई, और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स वहाँ से इंपोर्ट भी करती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर्स वहाँ से इंपोर्ट करती है। स्पेस क्राफ्ट के पार्ट्स जर्मनी से इंपोर्ट करती है, और एयरक्राफ्ट के पार्ट वहाँ से इंपोर्ट करती है। हमारे LCA तेजस में जो काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो जर्मनी से इंपोर्ट किए गए हैं। तो और जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने में भी जर्मनी हमारी में हेल्प कर रहा है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इंडिया और जर्मनी के ट्रेड रिलेशन के बीच में। बाकी हमारे देश में हमारे और जर्मनी के बीच में कल्चरल रिलेशंस भी हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी हैं, हमारी IT फर्म्स वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत सारे हमारे डायस्पोरा के रिलेशंस हैं। तो हमारी रिलेशंस बहुत डीप हैं राइट फ्रॉम द डे जब देश आज़ाद हुआ था, और हमारे ट्रेड रिलेशंस भी बहुत रॉबस्ट हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं, रिसेंट द 26th एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ बीन ऑब्जर्व। अभी हाल ही में इनमें से किस ग्रुप का 26वां एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया, 26वां एनिवर्सरी मनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है नाटो, दूसरा ऑप्शन है ब्रिक्स, तीसरा ऑप्शन है SCO, चौथा ऑप्शन है बिम्स्टेक। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे अभी नाटो न्यूज़ में चल रहा है, नाटो ही होगा, लेकिन ना, ये आंसर नहीं है। आंसर है इसका D, बिम्स्टेक। तो दोस्तों बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं तेंजिंग लेकफेल, ये भूटान के हैं, और ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसा आप सभी जानते हैं। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इसमें है दोस्तों बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। और बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बिम्स्टेक बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है? बिम्स्टेक दोस्तों ये जो बे ऑफ बंगाल की एडजेसेंट लिटोरल और एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं उनकी एक ग्रुपिंग है। जो बे ऑफ बंगाल के, ये जो जैसे इंडिया है, ये इंडिया का मैप है और ये बे ऑफ बंगाल है, तो इसकी जो एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं ये इनकी एक ग्रुपिंग है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। तो दोस्तों ये एक जनरल ओवरव्यू था बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक का इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों, क्यों बिम्स्टेक इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए? दोस्तों बिम्स्टेक के जो देश हैं उनसे इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये सारे देश जो हैं भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे एक स्ट्रेटेजिक मतलब ओवरऑल पार्टनरशिप है इनके साथ, चाहे डिफेंस टाइज हो, चाहे कल्चरल टाइज हो, चाहे ट्रेड टाइज हो, ये सारा टाइज इंडिया के इन देशों के साथ बहुत रॉबस्ट हैं।
और इनके साथ हमारे, इन देशों के साथ हमारे कल्चरल टाइज भी हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनके साथ हमारे कल्चरल टाइज भी हैं। बेसिकली अभी श्रीलंका में क्राइसिस हुआ था तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल है क्राइसिस अवॉइड करने का वहाँ पे। और ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि ये सारे देश जो हैं इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मेन लिंचपिन है, मतलब ये मेन सेंटर है इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के। अब इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है दोस्तों? इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि जो इंडिया की ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेशन मजबूत करना, और मेन मुद्दा क्या है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इन देशों में बहुत ही व्यापक तरीके से लागू किया जा रहा है उसको काउंटर करना। क्योंकि BRI से वो चाइना इंडिया को घेरना चाह रहा है, अलग अलग जगह पोर्ट्स बना रहा है, जैसे ढाका, चिटगांग पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, तो और ग्वादर पोर्ट, इन सब पोर्टों से वो इंडिया को घेरना चाह रहा है। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है बिम्स्टेक, जिसमें इंडिया इन सब देशों से एक रॉबस्ट संबंध साबित करना चाहता है, और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स चाइना ले रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको काउंटर करना चाहता है। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है दोस्तों? उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके मेरी लाइफ ऐप, सहज ऐप, वातावरण ऐप, सहज जीवन ऐप। तो दोस्तों इसका आंसर है मेरी लाइफ ऐप, मतलब आपकी लाइफ ऐप। तो इस ऐप का एम क्या है? इसका एम है कि जो हमारे देश के सिटीज़न हैं, स्पेशली जो यंग सिटीज़न हैं, उनके पावर, उनके कन्विक्शन को दिखाना कि वो इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं। और वो कैसे बचाना चाहते हैं? वो अपने डेली लाइफ में वो जो सिंपल एक्शंस लेते हैं, जो काम करते हैं, उसमें चेंजेस लाके, डेली लाइफ में सिंपल चेंजेस लाके। क्या, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ नहीं करूँगा, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे सब्जी हाथ में लेके आना पड़ जाए, लेकिन मैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ करूँगा। तो ये एक आपने कन्विक्शन दिखाया कि नहीं करूँगा, तो आप नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ऐप है ये इस तरह के चैलेंजेस देता है। जैसे आपको ये ऐप चैलेंज देगा कि ठीक है आप 30 दिन तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। तो आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो चैलेंज एक्सेप्ट करने से क्या हुआ, आप 30 दिन आपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ किया, तो उससे उन प्लास्टिक्स का कंजम्पशन कम हुआ, प्लास्टिक का कंजम्पशन कम हुआ, तो हमारे एनवायरनमेंट पे कम इफेक्ट पड़ा। तो इस तरह से ये ऐप काम करता है। तो PM मोदी ने अभी इसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि इसने 2 करोड़ मार्क क्रॉस कर गया। ये मतलब 2 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग एक महीने के अंदर इसमें पार्टिसिपेट कर लिए। तो PM ने बहुत ही इसको सराहा, और लोगों को भी सराहा कि भाई आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। आप जब इस ऐप में आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके इवेंट में, तो इसका मतलब है कि आप इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत गंभीर हैं और बहुत गंभीरता से इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। अब देखिए जो लाइफ है, जो लाइफ ऐप है, इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो किन थीम्स पे पार्टिसिपेट करते हैं? सेव एनर्जी, सेव वाटर, रिड्यूस सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड हैबिट। सस्टेनेबल फूड सिस्टम मतलब क्या है कि रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी खाइए आराम से। अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब सुबह उठिए, योगा करिए, वॉक करिए, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो करिए। 10 बजे 11 बजे उठने से क्या होगा, ये वाला आपका नहीं होगा, तो इसमें आप चैलेंज में फेल हो जाएंगे। तो अगर आपने भी नहीं किया है ये ऐप इंस्टॉल, तो ये ऐप इंस्टॉल करिए और उसके चैलेंजेस एक्सेप्ट करिए और अपने जीवन में इस तरह के चेंजेस लाइए। और इसको याद भी रखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। अगर ये सब नहीं करना है तो कम से कम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन SMOPS विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। दोस्तों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेस मिशन ऑपरेशन इनमें से किस जगह पे होगा? तो आपके ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, बेंगलोर। कुछ फैक्ट्स बता दें दोस्तों, ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है
इसरो, इटालियन स्पेस एजेंसी और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स, इन तीनों के जॉइंट कोलैबोरेशन से इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। और इसमें क्या टॉपिक्स हैं, इसमें इस कॉन्फ्रेंस में क्या टॉपिक्स हैं? स्पेस मिशन मैनेजमेंट ऑपरेशन, एडवांस स्पेस मिशन डिज़ाइन, ऑटोमेशन, लार्ज कॉन्स्टलेशन मैनेजमेंट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन ग्राउंड स्टेशन ऑपरेशन। तो इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन होगी, चर्चा होगी, लोग अपने व्यूज़ रखेंगे, लोग कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ रखेंगे, वहाँ से कुछ आइडियाज़ लेंगे। तो इससे क्या होगा कि नॉलेज का आदान प्रदान होगा, और नॉलेज के आदान प्रदान होने से क्या होगा कि इससे हमारी स्पेस इंडस्ट्री को ग्रो करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। अब देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा और DLR, ऐसी स्पेस एजेंसीज़ के लोग आके यहाँ पे अपने व्यूज़ रखेंगे। तो सोचिए इसरो को इससे कितना फ़ायदा होगा। तो इस इवेंट का यही एम है, इसका यही फोकस है। चलिए, तो दोस्तों ये कैसा लगा आज का 7 जून का आपको करंट अफेयर्स? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।